विद्युत के स्रोत से जोड़ दिया जाएगा। और ध्यान दीजिए, ये जो इलेक्ट्रोड है यह किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का है, NaCl का है। जब NaCl का इलेक्ट्रोलाइट होगा, ध्यान दीजिएगा, हम बेसिकली चर्चा करेंगे मोलर कनेक्टिविटी, और दूसरा है इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। इक्विवेलेंट, इसके पिछला वीडियो में हम इस सारे बात को बताया था, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला भी प्रूफ किए थे, तो ध्यान दीजिएगा। और इसमें हम चर्चा करेंगे कोलरॉस का नियम। तो कोलरॉस का नियम जानने से पहले इसका ज्ञान होना जरूरी है कि डाइल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ता है मोलर कनेक्टिविटी का और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी का। तो मोलर कनेक्टिविटी कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि इन दोनों प्लेट के बीच, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच यदि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, दोनों प्लेट के बीच जो विलयन है जिससे क्या होगा, आयन का प्रवाह होगा, उसके बीच में यदि 1 मोल है, इन दोनों के बीच उत्पन्न चालकत्व को बोलते हैं, उत्पन्न कंडक्टेंस को बोलते हैं मोलर कनेक्टिविटी। और इसी के बीच यदि 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो हम बोलते हैं कि जो दोनों के बीच कंडक्टेंस होगा, जो चालकत्व होगा, उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। चलिए यहाँ तक तो सही है। अब आगे हम देखते हैं कि यदि मान लिया जाए कि इसमें 4 मोल NaCl मिलाया गया है, 4 मोल मिलाया गया है दोस्तों। तो 4 मोल जो NaCl है, तो Na पर प्लस, कहने का मतलब है कि Na पर प्लस 4 मोल होगा और क्लोरीन पर माइनस भी 4 मोल होगा, जो इस विलयन में घूम रहा होगा। यदि मान लिया जाए कि इसमें और अधिक मात्रा में पानी मिलाएं, इस और अधिक मात्रा में पानी मिलाएं तो क्या होगा, इसका आयतन जो होगा, आयतन और बढ़ जाएगा। लेकिन क्या सोडियम आयन और क्लोरीन आयन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो होगा क्या, यदि हम पानी और मिला दें, माने आयतन और बढ़ा दें, तो क्या होगा, जो मोलर चालकता है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मोलर चालकता का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो कंडक्टेंस उत्पन्न होगा दोनों के बीच, उसी को बोलते हैं मोलर चालकता। ध्यान दीजिए दोस्तों, मोलर चालकता। तो अभी भी मोल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मोल तो अभी 4 मोल है, लेकिन आयतन बढ़ते जा रहा है। तो इससे क्या होगा, ध्यान दीजिए, इससे क्या होगा कि मोल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और इसका आयतन बढ़ते जा रहा है। तो देखिए होगा क्या कि यदि इसका आयतन बढ़ जाएगा तो जो Na है, Na पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस है, इन दोनों आयन का जो इसमें घूमने का जगह है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आयतन बढ़ेगा तो इसका जगह भी बढ़ जाएगा। और जगह बढ़ेगा, इसका मतलब है कि जो आयन में अभी कुछ टकराव हो रहा होगा वो टकराव घट जाएगा। इसका मतलब आयनिक इंटरफेरेंस जो होगा घट जाएगा, और इसका घूमने का जो क्षेत्रफल है, घूमने का जो जगह है, घूमने का जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। और आप जानते हैं कि आयन का जो घूमने, कहने का मतलब आवेश प्रवाह का जो स्पीड यदि बढ़ता है तो हम बोलते हैं क्या, उसमें कंडक्टिविटी माने करंट, विद्युत अधिक चलता है। तो हम देख रहे हैं कि यदि इसके आयतन को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा कि Na पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस को घूमने का जगह ज़्यादा मिल जाएगा, ज़्यादा जगह मिलेगा, ये आसानी से घूम पाएगा। तो आसानी से घूमने का मतलब यह कि इसमें जो है और ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा। तो कह सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर घूमेगा, कोई एक दूसरे का आकर्षण विकर्षण का प्रभाव नहीं रह जाएगा। वैसी स्थिति में जो क्या होगा कि चालकत्व जो है विशेष और ज़्यादा उत्पन्न होगा अभी के तुलना में। तो बोलते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी जो होता है डाइल्यूट करने पर बढ़ता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बढ़ता है तो क्या हम हमेशा आयतन को बढ़ाते जाएंगे तो क्या लगता है कि मोलर कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ते जाएगा? कहने का मतलब है, अभी मान लिया जाए कि 1 लीटर है, उसको हम 2 लीटर कर दिए, 5 लीटर कर देंगे, तो क्या लगता है कि उसी प्रकार से हम इस विलयन के आयतन को बढ़ाते जाएं तो क्या लगता है कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा? तो कहा जाता है कि नहीं, हर समय मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, बल्कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे क्या होगा, जा करके मोलर कंडक्टिविटी लिमिट कर जाएगा। उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
तो ध्यान दीजिएगा, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी। वही कोलरॉस का नियम है। देखिए, जो कोलरॉस का नियम है उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं मोलर चालकत्व का सीमांत मान, या इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं। देखिए, उसमें क्या है कि पानी की मात्रा बहुत मिलाते जा रहा है, किस बिंदु पे मोलर चालकता सीमित हो जाएगा, तो उसके लिए कहा जाता है कि अनंत तनुता पर, माने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इतना ना उस विलयन को पतला कर दिया जाए पानी मिला करके कि आयन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर घूमे, प्लस और माइनस का कोई प्रभाव एक दूसरे के ऊपर ना हो। तो कह सकते हैं उसी को मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। या तो इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि मोलर कंडक्टिविटी तो निकलेगा, इसका मतलब उस समय इलेक्ट्रोलाइट का सांद्रण माने कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है इतना ना पानी मिलाया गया को अनंत हो गया। तो कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, जीरो कंसंट्रेशन। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा कि कई किताब में अलग अलग, कभी कहीं ए नाम लिखता है, कहीं ए नाम लिखता है, कहीं ए नाम लिखता है, तो तीनों ये सेम बात है। जैसे कि देखिए, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा समय आएगा जिसमें मोलर कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, पानी आप मिलाते जाइएगा फिर भी नहीं बढ़ेगा, तो उसी को मैं भी कह सकते हैं। या तो उसी को कह सकते हैं मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कहने का मतलब इतना ना विलयन पतला हो चुका है, उसमें इतना ना पानी मिला दिया गया है, माने इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको हिंदी में कहते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। हिंदी आप लिख सकते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो अनंत तनुता कहने का मतलब उसमें उसे इतना पतला कर दिया गया और पानी मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, और ज़्यादा पतला नहीं हो सकता। देखिए, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, वही बात है कि मोलर कंडक्टिविटी को कह सकते हैं कि शून्य सांद्रण, माने कि जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट है NaCl वह शून्य के बराबर हो चुका है, माने इतना ना उसमें पानी मिलाया गया कि उसके अंदर जो आयन है वह शून्य के बराबर हो गया। कहने का मतलब उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, पानी के रिस्पेक्ट में, तो पानी का कण इतना ज़्यादा है कि उसके सामने ये जीरो है। जैसे कि मान लिया जाए कि आप यदि समुद्र में 1 kg चीनी मिला देने पर क्या होगा, क्या वो समुद्र मीठा हो जाएगा? नहीं, लेकिन उसमें चीनी गया तो हम कह सकते हैं उसके अंदर चीनी है, लेकिन उसको हम शून्य मान के चलेंगे क्योंकि वो काफ़ी उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है। तो उसी टाइप से NaCl तो विलयन में रहेगा, लेकिन क्या है कि पानी के रिस्पेक्ट में, जल के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो जीरो के बराबर है। तो अब हम चलते हैं कोलरॉस का नियम क्या है, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ संकेत है, संकेत का बात करते हैं। देखिए, आपके किताब में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको संकेत देखिए, यदि हम इस प्रकार से संकेत दे रहे हैं, इसका मतलब है, इसको हम कह सकते हैं कैपिटल लैम्डा। ये जो लैम्डा का साइन है कैपिटल लैम्डा, इसी को स्मॉल लैम्डा कहने का मतलब है, इस टाइप से लिखते हैं स्मॉल लैम्डा, कैपिटल लैम्डा और स्मॉल लैम्डा। जैसे कैपिटल ABCD में होता है और कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर होता है, तो उसी टाइप से ये है, अल्फ़ाबेट में होता है, उसी टाइप का एक सिंबल है। इसको बोलते हैं कैपिटल लैम्डा, इसको बोलते हैं स्मॉल लैम्डा। अब देखिए, कैपिटल और स्मॉल हम क्यों बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि बोल देता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ज्ञात कीजिए NaCl का, तो मोलर कंडक्टिविटी, तो पहले तो ये कंडक्टिविटी कहने का लैम्डा का साइन देना जरूरी है। लैम्डा का साइन जो है एक कंडक्टिविटी को बताता है, और मोलर कंडक्टिविटी लिखने का मतलब है कि नीचे M लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन माने जो विलयन को तनु किया गया वो बहुत ज़्यादा कर दिया गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो यहाँ पे इनफाइनाइट का साइन देना पड़ेगा। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ रहे तो आपको पढ़ने आना चाहिए। इसको कहते हैं, देखिए, मोलर कंडक्टिविटी, ये लैम्डा को कंडक्टिविटी बोल रहा है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी शब्द को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वही बात है। या कई किताब में इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है
मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, तो कोई बात नहीं है, इस प्रकार से लिखेंगे। ये हो गया कंडक्टिविटी का साइन, ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, तो ऊपर जीरो लिखना पड़ेगा। दोनों सेम बात है, कोई अंतर नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, या तो कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों सेम बात है। तो अब चलते हैं, इस सिंबल तो हम समझ चुके हैं, सिंबल क्या होगा। देखिए, यदि मान लिया जाए कि कहीं पूछता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगा, तो सोडियम क्लोराइड का कहने का मतलब है, तो लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, इस टाइप से पूछ दे दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए NaCl है, एक कंप्लीट एक यौगिक है, इसको जब इसके अवयवी कण को माने जब पानी में जाएगा तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो इसको हम स्मॉल लैम्डा से लिखेंगे, क्योंकि ये आयन को दिखाता है, ये जो है पूरा कंपाउंड को दिखाता है। जब ये जाएगा तो लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी, ये लैम्डा भी है जो कंडक्टिविटी का ही साइन है, लेकिन ये जो साइन है सोडियम क्लोराइड का था, ये सोडियम क्लोराइड का ना होकर के केवल जो होगा सोडियम आयन का होगा। देखिए सोडियम आयन, इसको लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम आयन। जब ये टूटेगा अब प्लस, उसी प्रकार से क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्लोरीन माइनस। ये जो हो गया, ऐसा लिखने का एक रूल है, जो ध्यान दीजिएगा इस रूल को, यही कोलरॉस का नियम है। अब हम कोलरॉस के नियम पे चलते हैं। कोलरॉस का नियम कुछ विशेष नहीं है, यही है। अब देखिए हम कोलरॉस के नियम को लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी आसान है, अब कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कोलरॉस का नियम क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोलरॉस का नियम कहता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी वैद्युत अपघट्ट, हाँ, इसमें केवल ये ध्यान रखना कि अनंत तनुता पर लिखना है। अनंत कहने का मतलब है, ये पूरा रूल ही काम करता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या कह सकते हैं शून्य सांद्रण, जीरो कंसंट्रेशन। इसमें हम जोड़ लेते हैं इस शब्द को भी, अच्छा रहेगा, इस शब्द को भी मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। अनंत तनुता पर किसी भी वैद्युत अपघट्ट, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट का मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायन को कैटायन भी लिख सकते हैं, धनायन और ऋणायन के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है कि अनंत तनुता पर किसी भी वैद्युत अपघट्ट कहने का मतलब है कि वैद्युत अपघट्ट दो प्रकार का होता है। आप जानते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम कह रहे हैं किसी भी वैद्युत अपघट्ट का, वह स्ट्रॉन्ग हो या तो वीक हो, अनंत तनुता पर किसी भी वैद्युत अपघट्ट का मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायन और ऋणायन के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। जैसे कि मान लिया जाए, एग्जाम में ऐसे दे देता है कि आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, तो देखिए इसे आप मैंने बताया था, इसको हम लिख सकते हैं, जब टूटेगा तो सोडियम आयन अलग हो जाएगा, क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा। तो हाँ, तो याद रहे
वहाँ भी लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी ही लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बस यहाँ क्या है, यहाँ लैम्डा बड़ा वाला, यहाँ लैम्डा छोटा वाला। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड है, आइए यहाँ जो लिखेंगे सोडियम क्लोराइड टूट टूट कर अलग होगा उसको लिखें, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सोडियम पर प्लस और यहाँ लिखेंगे क्लोरीन पर माइनस। दोनों से यही जो है कोलरॉस का नियम है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए कि NaCl का जो मोलर चालकता है अनंत अनुता पर वो क्या है, तो सोडियम आयन के मोलर चालकता और क्लोरीन आयन के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। यदि मान लिया जाए कहीं पूछ देता है कि मोलर चालकता ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 या मैग्नीशियम क्लोराइड, कुछ भी लिख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड भी सही था, लिख ही लेते हैं, बेरियम क्लोराइड अनंत अनुता पर। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो देखिए क्या होगा, लिखेंगे दोस्तों लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ba पर 2 प्लस होता है और प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्लोरीन पर माइनस। तो यहाँ देखिए, यहाँ स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ध्यान में रखना है। कहने का मतलब है कि इसके संतुलन को ध्यान में रखना है। 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे तो क्लोरीन एक ही लिखेंगे, लेकिन इसके आगे 2 लगा देंगे। इसका मतलब यह है कि आयन जो है इक्वेशन में बराबर है। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इससे बोल देता है कि आप निकालिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, कहा जाता है कि एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4 का होल 3। तो दोस्तों इसका आप खुद निकालिएगा कि क्या होगा। तो अब हम चलते हैं कि ये एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि जितने भी अभी जो हम सीख रहे हैं ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये नियम किस प्रकार से उपयोगी है उस पर चर्चा हम करते हैं। कोलरॉस का नियम यही है, इसे आप लिख लें, ये हमेशा 3 नंबर 4 नंबर में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, यदि आपको कन्फ्यूजन है डाइल्यूशन में तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें सारी बातों को ऐड कर दिया गया है। देखिए अभी हम चर्चा करेंगे कि ध्यान दीजिएगा, एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये सॉल्यूशन जो है विलयन, उसमें भी ये पढ़ना था टॉपिक और इसमें भी पढ़ना है। जैसे कि आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे कि मान लिया सोडियम क्लोराइड हो गया, HCl हो गया, ये सब। इसका मतलब क्या है कि यदि हम सोडियम क्लोराइड को, ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड को जल में हम डालें, माने किसी सॉल्वेंट में हम डालते हैं जिसमें घुल सके, तो वो क्या होता है, यदि मान लिया जाए कि 4 मोल NaCl को हम जल में डाले हैं तो होगा क्या कि 100% माने 4 मोल डाले हैं तो चारों मोल क्या होगा, अपने कंपोनेंट पार्टिकल में टूट जाएगा। कंपोनेंट आयन में सोडियम पर प्लस, सोडियम पर प्लस, सोडियम पर प्लस और सोडियम पर प्लस, ये सब चारों के चारों टूट जाएगा। कहने का मतलब है अब क्लोरीन 4 अलग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 100% डिसोसिएट हो जाता है, माने 100% टूट जाता है। लेकिन दोस्तों वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, ऐसा नहीं होता है। यदि जैसे कि मान लिया जाए कि CH3COOH एसिटिक एसिड जो होता है वीक होता है, या फास्फोरिक एसिड ले लीजिए H3PO4, या आप कार्बोनिक एसिड ले लीजिए H2CO3, ये सब जो क्या होता है यदि आप जल में डालते हैं तो होता क्या है, पार्शियली ब्रेक करता है, पार्शियली डिसोसिएट होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि 4 मोल CH3COOH को इसमें लिया है, इस वाटर में लिया है, तो इसमें हम पहले ही देखिए, जैसे NaCl में क्या था, हम पहले ही कह सकते थे कि नहीं 4 मोल डाले हैं तो 4 आयन जो होगा, 4 मोल आयन इसमें बन गया होगा।
लेकिन इसमें क्या है कि 4 मोल यदि हम इसमें डालते हैं, पानी में डालते हैं इसमें, तो हम एक कंप्लीट नहीं कर सकते हैं कि 4 मोल डाले हैं तो 4 मोल क्या होगा, CH3 C पर माइनस, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, और प्लस हाइड्रोजन आयन अलग हो गया होगा, क्योंकि ये जो है कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि हमको पढ़ना है कोलरॉस का नियम, क्योंकि देखिए सोडियम क्लोराइड 100% टूट जाता था, तो इसके अनुसार देखते थे क्या कि सोडियम कितना आयन बनाएगा और क्लोरीन कितना आयन बनाएगा, उसके हिसाब से क्या करते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ज्ञात कर लेते हैं और पता चलता है कि मोलर कंडक्टिविटी इतना है। लेकिन बात यह है कि CH3COOH जो है, यदि इसमें 4 मोल डाला गया, पता चला क्या, या तो ऐसे मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए एक वैल्यू हम मान लेते हैं, समझ लेते हैं ऐसे दोस्तों कि CH3COOH का इसमें मान लेते हैं कि 10 मोल इसमें डाले हैं, तो होता क्या है 10 मोल जब डाला जाता है तो इसका बहुत कम, कहने का मतलब है कि 1 लीटर ये पानी है, 1 लीटर पानी में इसको हम डाल रहे हैं, तो बहुत कम, कहने का मतलब है कि 10%, 8%, 7%, 5% ही टूट पाता है इसमें। जैसे कि मान लीजिए 5% टूटा, तो बाकी क्या होगा, CH3COOH अपने ओरिजिनल रूप में नीचे आके बैठ जाएगा, लेकिन कुछ 10-5% जो होता है वही टूटता है। तो अब हम ये समझते हैं कि यदि हम मान ले जाए कि इसमें और पानी डालें तो क्या होगा, तब जब हम और पानी डालेंगे तो क्या होगा, जो नीचे बैठा हुआ है, मतलब जो घुलने के बाद नीचे बैठ गया, वो घुलना शुरू हो जाएगा। तो उसी प्रकार और पानी डालें तो क्या होगा, वो घुलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे डाइल्यूट कर रहे हैं वैसे वैसे आयन भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसके जस्ट पहले जो पढ़ें कि सोडियम क्लोराइड था, ये क्या होता है 100% पहले ही टूट जाता है। तो वैसी स्थिति में मोलर कंडक्टिविटी निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये क्योंकि आयन पता नहीं होता कितने आयन हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग कोलरॉस ने कुछ नियम बताया है। यदि इसका निकालना हो तो आप डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आयन की संख्या बढ़ते जा रहा है। तो आपको क्या करना है, तो ध्यान दीजिए, है ना। तो कोलरॉस का नियम हम पढ़ते हैं किसके लिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, या कह सकते हैं कोलरॉस के नियम का ये अनुप्रयोग है, इसका एप्लीकेशन है। देखिए कोलरॉस का कहना है कि यदि मान लिया जाए कि CH3COOH का निकाल रहे हैं कंडक्टिविटी, तो आपको इसको ऐसे लिख देने से CH3 पर माइनस प्लस H पर प्लस, कहने का मतलब है कि इस टाइप से लिख देने से मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकल जाएगी। क्योंकि दोस्तों इसके आयन की संख्या जो है वो हमें एक्यूरेट पता नहीं होता है। तो हम करते क्या हैं, अब ध्यान दीजिए, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। देखिए कोलरॉस का कहना है कि यदि CH3COOH का निकालना है तो आपको ये तो, क्योंकि ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका तो एक्यूरेट वैल्यू निकलेगा नहीं। तो इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को चुनिए, जिसमें CH3, इसमें क्या हो CH3COO प्लस H पर प्लस हो, उसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, इन्होंने सबसे पहले चुना CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। उसके बाद चुना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये भी क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। और तीसरा में चुना इन्होंने सोडियम क्लोराइड को, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और इन तीनों की सहायता से इसका कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी निकाला। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस पे हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से निकाला गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला हम लिखते हैं मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COONA सोडियम एसीटेट। इसका हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमको निकालना इसका है लेकिन हम निकाल रहे हैं इसका। देखिए क्या होगा, लिखेंगे मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COO पर माइनस। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस बिलियर से हम इसकी चालकता निकाल लेंगे। CH3COO की चालकता कितना होती है ये निकाल करके इसमें हम वैल्यू रख देंगे। तो ये हो गया, और इसको तोड़ेंगे तो होगा सोडियम पर लिख लेंगे ऐसे, कहीं कहीं आप ध्यान दीजिएगा, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na पर प्लस। ठीक उसी प्रकार आगे हम चलें
तो मोलर कनेक्टिविटी ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इस पर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अलग हो गया, अब प्लस मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोरीन आयन अलग हो गया। आगे देखते हैं, आगे है मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या होगा, इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो इस टाइप से टूट जाएगा ये, मोलर कनेक्टिविटी Na पर प्लस क्लोरीन पर माइनस। तो दोस्तों इतना यदि आप देख रहे हैं तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। इतना नोट करने के बाद आप देखिए, ध्यान दीजिए कि यदि आप इतना नोट कर लिए हैं तो आगे देखिए, हमको क्या निकालना था, हमें निकालना था मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH, एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमें निकालना था। उसके लिए हमने CH3COONA सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड का हेल्प ले रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, आप जानते हैं इसे यदि हम तोड़ें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, इस टाइप से हम लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO पर माइनस, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, प्लस मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस आयन। इसका हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ना ही तो इसका निकाल सकते हैं, तो इसे निकालने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हेल्प लेना पड़ेगा। तो वो देखिए CH3COO पर माइनस यहाँ पे है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ लिख रहे हैं। इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप जानते हैं इक्वेशन का नियम है कि यदि हम इस वैल्यू को इधर भेज दें तो क्या होगा, इधर भेज दें तो इधर माइनस में आ जाएगा, और ये जो है डेल जो कह सकते हैं लैम्डा m CH3COO पर माइनस का मान निकल जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COONA सोडियम एसीटेट, ध्यान दीजिएगा सोडियम एसीटेट ये है, इसको हम इधर भेज रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा, माइनस मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सोडियम पर प्लस, क्यों इसको जब इधर भेजेंगे दोस्तों तो इसका वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। कहने का मतलब कैसे, थोड़ा सा आपको हम हिंट कर देते हैं एक के लिए, देखिए जैसे कि यहाँ क्या है, इधर देखिए मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COONA, ये जो है बराबर है ऐसा, तो क्या कर रहे हैं, इसको भी इधर ला रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा, बराबर की साइड माइनस लैम्डा Na पर प्लस, इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा लैम्डा डेल m CH3COO पर माइनस। देखिए जब इधर लाएंगे तो ऐसा बचेगा, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक उसी प्रकार इसके लिए हम सोच रहे हैं थोड़ा सा कि इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ से हम देखिए सेकंड इक्वेशन से देखिए आप कि इसका वैल्यू हम रख सकते हैं, जब इसको हम इधर भेज दें, बराबर की इस तरफ भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्लोरीन पर माइनस। तो ये निकल चुका है, इसका वैल्यू निकल चुका है, और हम इस इक्वेशन को हम समझते हैं सही से। देखिए इसको हम लिख सकते हैं मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COO पर Na, और क्या करते हैं, दोनों जो कैपिटल लैम्डा है एक जगह लिख लेते हैं, प्लस इसका मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl, दोनों को एक स्थान पे लिख लिए। अब माइनस लिख रहे हैं लैम्डा सोडियम आयन का कंडक्टिविटी, इधर लिखेंगे माइनस मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COONA पर Na प्लस मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
HCl, यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, देखिए मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सोडियम पर प्लस मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्लोरीन पर माइनस। ध्यान दीजिए दोस्तों। अब देखिए आप गौर कर रहे होंगे कि हमें जो निकालना था वो निकल चुका है। यहाँ पे मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3 एसिटिक एसिड का हमको निकालना था और यहाँ पे निकल चुका है। देखिए मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3 COONA प्लस मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl, और आप देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे, सोडियम आयन है और क्लोरीन आयन है, तो क्या ये बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी वैल्यू को हम लिख रहे हैं, सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन, इसके बराबर क्या है, लिख सकते हैं मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला आया। इससे हम क्या समझें, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए कभी भी एसिटिक एसिड का हमको यदि निकालना है मोलर कनेक्टिविटी तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो निकाला जाता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का निकाला जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम CH3COONA का सहारा लेते हैं, HCl का और NaCl का। इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल प्रश्न भी है, काफ़ी प्रश्न है जो कई किताबों में दिया गया है। तो हमेशा याद रहे, कभी भी कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कनेक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के लिए देता है तो उसके साथ में सोडियम एसीटेट या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaCl का कंडक्टिविटी जरूर देगा। कहने का मतलब किसी भी ज़रूरी नहीं है कि यही रहेगा, हो सकता है कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया गया रहे। तो देखिए इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।